नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है करियर बिट किस फैमिली में। इस वीडियो में मैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के गणित प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2019 में डीएलएड 2018 बैच में पूछा गया था हल करने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। दोस्तों यहाँ पर परिमेय संख्या की बात की जा रही है, यानी जिसे पी और क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। यहाँ पर एक परिमेय संख्या मैं ले रहा हूँ 2/5, ठीक है, और दूसरी परिमेय संख्या ले रहा हूँ 2/3। जब इसको आप भाग देंगे तो ये आएगा 0.4 और ये आएगा 0.66, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच कितनी संख्या हो सकती है, अनंत संख्या हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि 0.4 के आगे अगर हम लोग 0.45 लिख दें, फिर 0.452 लिख दें, इस तरीके से अनंत संख्याएं इन दोनों के बीच हो सकती हैं और उनको हम p/q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच संख्या कितनी होगी, परिमेय संख्या, वो अनंत हो जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर देखिए 4 कथन दिए गए हैं। पहला बोला जा रहा है एक धनात्मक पूर्णांक, मान लिया मैंने कोई धनात्मक पूर्णांक 5 मान लिया, ठीक है। अब बोला है अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि उसी संख्या का माइनस कर दिया जाता है, जिनको जोड़ने पर, आपस में जोड़ने पर 0 आना चाहिए, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 0 आएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से सदैव बड़ा होता है, यानी कि ये वाला कथन सही है, ठीक है। दूसरा देखिए ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, यानी ये बोल रहा है कि -5 से बड़ा होगा, जो कि गलत है, ठीक है। अगला देखिए शून्य एक पूर्णांक नहीं है, जबकि ये गलत है, शून्य पूर्णांक होता है। और यहाँ पर देखिए -17 इज ग्रेटर देन -5, ये भी कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है 21 के अनुवर्ती की अनुवर्ती संख्या होगी। यहाँ पर अनु मीन्स होता है अगला संख्या, ठीक है। 21 का अगला संख्या क्या होगा, 22 होगा, ठीक है। और फिर अनुवर्ती का अनुवर्ती पूछ रहा है, यानी 22 का अगला संख्या कौन सा होगा, 22 के आगे 23 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 23। अगला प्रश्न है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। यहाँ पर आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया गया, 0.5 हेक्टेयर दिया गया है, ठीक है। इसको जब आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि ये हो जाएगा 5,000 मीटर स्क्वायर इस आयताकार मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। और उसकी एक भुजा यहाँ पर लंबाई दी गई है 125 मीटर और आपसे दूसरी भुजा पूछी जा रही है। दूसरी भुजा यानी कि b पूछा जा रहा है, और b हम लोग कैसे निकालेंगे कि आयत का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई लंबाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 5,000 डिवाइडेड बाई 125। जब इससे आप भाग देंगे तो 40 मीटर आएगा। वह क्या होगा, आयत का दूसरी भुजा की लंबाई 40 मीटर प्राप्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। एक घन मीटर बराबर होता है तो वो होता है 1000 लीटर के। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ। छठा प्रश्न था दो परिमेय संख्याओं का योगफल -1/3 है। यहाँ पर आपको पहली परिमेय संख्या दी गई है। पहली संख्या कितनी दी गई है, पहली संख्या आपको दी गई है -5/18 और आपसे दूसरी संख्या पूछ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि दूसरी परिमेय संख्या जो होगी उसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों का जो योग होगा -5/18 धन x, वो किसके बराबर दिया गया है, -1/3 के, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 18, ये -5 प्लस 18x बराबर -1/3। इस 3 से ये 18 कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। आप तिर्यक गुणा करके इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी -1/18, -1/18 x की वैल्यू, यानी कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, -1/18। अगला प्रश्न है एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + 17 मीटर दिया गया है। यहाँ पर a की वैल्यू, a भुजा को हम लोग a से डिनोट करते हैं, दिया गया है 3x + 17, ठीक है। और इसी प्रश्न में आगे x की वैल्यू आपको दी गई थी -3, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि x बराबर -3 है तो इस वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। जैसा कि आपको ज्ञात है कि वर्गाकार का क्षेत्रफल जो होता है वह भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर होता है। और यहाँ पर देखिए x की वैल्यू -3 दी गई है, तो यहाँ पर जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे -3 + 17, ठीक है। ये हो जाएगा -9 + 17, यानी कि बचेगा आपका 8, यानी कि भुजा की लंबाई हमारी कितनी मिल गई, 8 मीटर, ठीक है। और जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर, यानी कि 8 का होल स्क्वायर, यानी कि 64
मीटर स्क्वायर इस वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला प्रश्न है समीकरण 12/5 बराबर 2/5 प्लस 2x में x का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर इस समीकरण में 12/5 और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम लोग तो क्या बच जाएगा 2 प्लस 2x, इस 5 से 5 कट जाएगा और उसके बाद से देखिए ये 2 इधर पक्षांतर हो जाके 10 बच जाएगा, इसमें 12 में से 2 घटेगा तो 10 बचेगा और यहाँ से 2 इसमें भाग देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आएगी। 2 से जब 10 में भाग देंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। यही आपसे प्रश्न में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 114, 380 और 133 का मौसा यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। यहाँ पर प्रश्न में आपको मेंशन नहीं किया गया कि किस विधि से ज्ञात करना है, इस वजह से आप कोई भी ऑप्शन या फिर कोई भी विधि आप इसको सॉल्व करने के लिए अपना सकते हैं। मैं भाग विधि से इसको हल कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या में हम लोग किसे भाग देंगे 133 में, ठीक है। आप किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आपका सेम आएगा। यहाँ पर देखिए कितनी बार में जाएगा 114 एक बार में जाएगा, ठीक है। अब इसको जब आप घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 19। अब इस 19 से जो तीसरी संख्या बची है उसमें भाग देते हैं। 380 में जब आप भाग देंगे 19 से तो कितनी बार में जाएगा 19 दूनी 38, ये कट जाएगा, फिर 0 उतरेगा, ये 0 उतरेगा। जब शेषफल 0 बचता है तो यहाँ पर जो भागफल होता है यही इन तीनों का मौसा यानी कि महत्तम समापवर्तक होता है। यानी 114, 380 और 133 का मौसा कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए पार्श्व चित्र में यदि AC बराबर BD, यहाँ पर देखिए ये वाली भुजा बोल रही है AC, यानी कि ये वाली भुजा जो है वह किसके बराबर है BD के बराबर है, इस भुजा के, ठीक है। आगे पढ़ते हैं BC बराबर AD। यहाँ पर देखिए BC यानी कि ये वाली जो भुजा है वह किसके बराबर है AD के बराबर है, ठीक है। आगे देखिए तो निम्न कथनों में कौन सा सत्य होगा। यहाँ पर देखिए इन दोनों त्रिभुज में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये वाली भुजा कॉमन है, यानी कि ये दोनों त्रिभुज में समान होगी। अब देखिए ये जो चिन्ह दिया गया ये सर्वांगसम का चिन्ह है और दोनों त्रिभुज में सर्वांगसम नियम लागू होगा, किससे तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर है। लेकिन भुजा का क्रम क्या होगा इस पर ये तीनों ऑप्शन डिपेंड करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर पहला जो कह रहा है त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में ABC में यानी कि पहला भुजा ये होता है, पहला भुजा त्रिभुज में जो पहला भुजा होगा ये AB को डिनोट करेगा, वह किसके बराबर बता रहा है यहाँ पर देखिए AB के, तो ये तो ठीक है, ये भुजा AB बराबर AB के है, ठीक है। आगे देखिए BC भुजा, दूसरी जो भुजा है वह BC किसके बराबर बता रहा है BD के बराबर। यहाँ पर देखिए BC जो है वह BD के बराबर बता रहा है, जो कि गलत है, ठीक है। इस वजह से पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरा देखिए AB बराबर BD बताया जा रहा है, AB यानी कि ये भुजा जो है वह BD के बराबर बताई जा रही है, जो कि गलत है। तीसरा देखिए AB जो भुजा है वह BA के बराबर है, यानी कि ये जो भुजा है वह सेम बराबर है, ये बिल्कुल सही है। आगे देखिए BC भुजा जो है वह AD के बराबर है, BC जो भुजा है वह AD के बराबर है, ये भी सही है। आगे देखिए CA भुजा, तीसरा जो लेते हैं हम लोग, यहाँ से देखिए अंतिम और ये पहला CA भुजा, यानी कि CA ये वाली जो भुजा है वह किसके बराबर बोल रहा है BD के बराबर या फिर DB के बराबर, इसके बराबर, ये बिल्कुल सही है। यानी ये तीनों भुजाएं बिल्कुल सही आ रही हैं सर्वांगसम के नियम के अनुसार, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है -4, ये ब्रैकेट में माइनस, फिर ब्रैकेट में 4 - 17 प्लस ब्रैकेट में 10 × 3 - 5 का सरलतम मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए बॉडमास के नियम से यहाँ पर सबसे पहले इस ब्रैकेट वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, -17 में से 4 जाएगा तो -13 और माइनस माइनस मिल करके क्या बन जाएगा +13, ठीक है। यानी 13 प्लस यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा 10 × 3 यानी कि 30 - 5, ठीक है। अब बॉडमास के रूल से पहले एडिशन करेंगे फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। यानी पहले जोड़ेंगे तो 30 में 13 जोड़ेंगे तो 43 आएगा और 43 में से 5 घटाएंगे तो वो 38 प्राप्त होगा, यानी कि उत्तर आपका 38 सही होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ से आपके लघुत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि माना भिन्न का जो अंश है, भिन्न का जो अंश है वह x है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार देखिए भिन्न का जो हर है वह अंश से एक अधिक है, यानी कि इसका हर कितना हो जाएगा x + 1। क्यों? क्योंकि इस अंश से एक अधिक था, अंश हमारा x था तो हर हो जाएगा x + 1। इस प्रकार से जो हमारा भिन्न बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा अंश बटे हर, यानी कि x / x + 1। आगे पढ़िए, अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। अब देखिए अंश और हर दोनों में से एक घटाने के लिए बोला जा रहा है। अंश में से हमने एक घटा दिया और हर में से भी एक घटाना है, x + 1
और इसमें से -1, ठीक है, बराबर भिन्न कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। यहाँ से देखिए ये 1 से 1 कट जाएगा और यहाँ पे जब आप तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 2 बराबर x। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमको 2 प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमसे प्रश्न में भिन्न ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, तो इस भिन्न में जो अंश है वह कितना है, वह x है, यानी कि अंश कितना हो जाएगा 2 और हर कितना है x+1 यानी 2+1 यानी 3, यानी जो हमारा भिन्न होगा वो कितना होगा 2/3 होगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 14 है, ठीक है। आगे पढ़िए, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या से 2 गुने से 2 कम है, दोनों संख्याएं पूछा जा रहा है। देखिए माना मैंने पहली संख्या को x मान लिया और दूसरी संख्या को y मान लिया, ठीक है। पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पहली संख्या जो x है वह दूसरे से बड़ी है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि दोनों का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 14, यानी कि x - y बराबर कितना हो जाएगा 14। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। आगे पढ़िए, बड़ी संख्या का आधा, बड़ी संख्या हम किसको माने हैं, x को, तो ये प्रश्न में बोल रहा है कि बड़ी संख्या का आधा यानी कि x/2 क्या बोला है, छोटी संख्या के दोगुने से, छोटी संख्या के दोगुने से, छोटी संख्या हमने किसको माना था, y को, यानी कि 2y हो जाएगा, छोटी संख्या के दोगुने से 2 कम है, इसमें से हमको 2 घटाना होगा, ठीक है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। यहाँ से देखिए इसको दोनों तरफ हम 2 से गुणा कर दे तो ये हो जाएगा x बराबर 4y - 4, ठीक है। उसके बाद से इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x - 4y बराबर -4, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। इस तरीके से जब आप इसको घटाएंगे तो यहाँ से पहले और दूसरे समीकरण से y की वैल्यू आपको 6 मिल जाएगी, और इस पहले समीकरण में y का मान जब 6 रखेंगे तो x की वैल्यू आपको 20 मिल जाएगी, यानी कि दोनों संख्याएं, बड़ी संख्या 20 और छोटी संख्या 6 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में 22 परीक्षार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांकों का विवरण निम्न है। यहाँ पर देखिए 22 छात्र हैं और 22 के गणित में इस प्रकार से नंबर मिले गए हैं, ठीक है। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि 10-10 के वर्ग विस्तार में विभाजित कर बारंबारता सारणी बनाइए, यानी कि हमको वर्ग बनाना है 10-10 के गैप से और उसमें कितने अभ्यर्थी किस रेंज में आ रहे हैं उसको लिखना है। अब देखिए सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि हम लोग वर्ग शुरुआत कहाँ से करे थे। इस जो सीरीज दी गई है इसमें आप सबसे छोटी संख्या देखिए और वो किस रेंज में आ रहा है। यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या आप देखेंगे वह 48 दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से रेंज बनाएंगे 10 का कि वह सबसे छोटी संख्या इस रेंज में आ जाए, यानी कि हम 41 से लेकर के 50 पहला रेंज बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जब आप इस रेंज को देखेंगे तो 10 का वर्ग अंतराल आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से सबसे लास्ट वाला हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए इस संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जब आप देखेंगे इस संख्या में सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आपको 88 दिखेगी। तो हम लोग जा करके 90 पर रुक जाएंगे क्योंकि इस रेंज से बाहर अगली संख्या नहीं है। अब देखिए अब हम लोग को करना क्या है कि 41 से 50 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं, कुल कितनी संख्याएं आ रही हैं, उन सबको जोड़ करके यहाँ पर लिख देना है, जैसे कि देखिए के लिखते जाएंगे। अगला प्रश्न है 8y + 3x का होल क्यूब - 3x - 8y का होल क्यूब को सरल करना है। यहाँ पर देखिए ये a³ - b³ का फॉर्मूला बन रहा है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a - b दूसरे ब्रैकेट में a² + ab + b²। अब इसमें a की जगह हमको ये मानना है और b की जगह ये मानना है, इसको रख करके सॉल्व करना है। देखिए इस फॉर्मूले में जब आप रख के सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक आपका आ जाएगा। इसके बाद से इस x 16y का अंदर ब्रैकेट में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1024y³, यहाँ पर y और यहाँ पे y² है, इस वजह से क्यूब, ठीक है। फिर 16 में जब 27 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा 432 और y और x², यानी कि हो जाएगा x² + y। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मैदान की लंबाई 30 मीटर दी गई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आयताकार मैदान है, यहाँ पर इसकी लंबाई जो है 30 मीटर दी गई है। ये लंबाई कितना है 30 मीटर, ठीक है। अब लंबाई 30 मीटर दी गई है और चौड़ाई 15 मीटर दी गई है, और उसके बाद से ये बोला जा रहा है इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई। अब देखिए इस मैदान पर जब 5 सेंटीमीटर वर्षा होगी तो इस तरीके से ये पूरा मैदान भर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से पूरा मैदान भर जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एक घनाभ बन जाएगा। ये जो मैदान है ये पूरा एक घनाभ बन जाएगा और उसके बाद से बोल रहा है कि कुल कितने लीटर पानी गिरा इस मैदान पर वर्षा के बाद। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इस घनाभ का हम लोग आयतन निकालेंगे। आयतन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इस जो पूरा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जो बारिश हुआ है उसी में पानी भरेगा और उस घनाभ का आयतन निकालने से कुल पानी का आयतन निकल जाएगा। देखिए
यहाँ पर हमने घनाभ का आयतन निकाला, यहाँ पे लंबाई इतना दिया है, चौड़ाई ये, और 0.5 सेंटीमीटर जो ऊंचाई बारिश हुई थी इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इनको जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो घनाभ का आयतन आएगा वो आ जाएगा 22.5 मीटर क्यूब। अब देखिए 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में कितना 1000 लीटर होता है, तो 22.5 मीटर क्यूब में इससे 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22,500 लीटर पानी, यानी कि बारिश के बाद से उस मैदान पर कुल 22,500 लीटर पानी गिरा था। अगला प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, घनाभ का आयतन घन मीटर में पूछा जा रहा है। घन मीटर में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लंबाई आपको सेंटीमीटर में दिया गया है, तो सबसे पहले आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। इसी प्रकार से चौड़ाई भी आप मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, और जो ऊंचाई है वह मीटर और सेंटीमीटर में दोनों में दी गई है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद से घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आयतन आ जाएगा 0.384 मीटर क्यूब। तो घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा 0.384 मीटर क्यूब। अगला प्रश्न है, ब्रैकेट में 2x² प्लस 8x क्यूब प्लस 11x माइनस 12 ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 13x क्यूब माइनस 2 ब्रैकेट बंद, माइनस तीसरे ब्रैकेट में माइनस 4 प्लस 2x माइनस 3x² माइनस 5x क्यूब को सरल करना है। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे जो माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इस माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, चिन्ह बदल जाएंगे आपस में, और उसके बाद से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सरलतम रूप जो आएगा वो आएगा 10x² प्लस 11x माइनस 6। देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे बहुत सिंपल है, आप केवल ये चिन्ह को अंदर गुणा करेंगे, उसके बाद से ये आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद से जब आप इसका गुणनखंड करेंगे तो देखिए इसका इसमें गुणा कर दिया जाता है, 60 होगा, और 60 को इस तरीके से तोड़ना है कि बीच में जोड़ने या फिर घटाने पर 11 आ जाए। तो अब देखिए अगर हम लोग 15 गुणे 4 करें तो 60 हो जाएगा, और 15 में से 4 घटाएंगे तो 11 आएगा, यानी कि हो जाएगा 10x² प्लस 15x माइनस 4x माइनस 6। ठीक है, अब उसके बाद से देखिए यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 5x कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा 2x प्लस 3, और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले ले तो हो जाएगा 2x प्लस 3। यहाँ पर देखिए दोनों ब्रैकेट से 2x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा 5x माइनस 2, यही इसका उत्तर हो जाएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के अन्य सभी सब्जेक्ट के पेपर को देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के चैनल के साथ। धन्यवाद।